आइए दोस्तों देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। प्राचीन इतिहास में पहला चैप्टर देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि ये संस्कृति की खोज जब हुई तो सबसे पहला स्थान जो था वो सिंधु नदी के आसपास था। सिंधु और सरस्वती नदियों के आसपास का क्षेत्र था, इसलिए सिंधु नदी के कारण इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। और इसको सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता जो है उसके द्वारा जो सबसे पहला खोजा गया स्थान था उसे हम हड़प्पा कहते थे। इसीलिए जॉन मार्शल सिंधु सभ्यता का प्रयोग करने वाले पहले विद्वान थे। तो जॉन मार्शल जो थे उन्होंने सिंधु सभ्यता का प्रयोग किया था सबसे पहले। सिंधु सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल या कांस्य युग से संबंधित है, क्योंकि सिंधु सभ्यता में अधिकतर चीज़ें कांसे से बनी हुई थीं, इसलिए इसे सिंधु कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। और इस सभ्यता का जो प्रमाण मिलता है हमें वो रेडियो कार्बन डेटिंग C14 के अनुसार 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक का मिलता है। आगे देखेंगे हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी द्वारा। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी द्वारा 1921 द्वारा की गई थी। 1921 में की गई थी, जिसमें उन्होंने खोजा था मोंटगोमरी जिला पंजाब में था, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है। और इसी में एक स्थान था मोहनजोदड़ो, जिसे हम मृतकों का टीला भी कहते हैं, की खोज R.D. बनर्जी द्वारा 1922 में, ठीक एक साल बाद 1921 में खोज की थी हड़प्पा की दयाराम साहनी ने। उसके जस्ट एक साल बाद 1922 के द्वारा लरकाना जिला सिंध, जो कि पाकिस्तान में ही है इस टाइम पे, उसकी खोज हुई थी। तो आगे देखेंगे जो राजधानी शहर थे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, इन्हें स्टुअर्ट पिगट ने इन्हें जुड़वा राजधानी भी कहा था। इसलिए हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो कि राजधानी शहर थे, और किन शहरों में बंदरगाह था। ऐसे शहर जहाँ पे बंदरगाह था उसमें लोथल था, जो कि गुजरात में स्थित है। लोथल प्राचीन और सबसे बड़ा बंदरगाह था उस टाइम का। जो सबसे बड़ा पोर्ट था वो था लोथल। उसके बाद सुतकांगडोर आता है, अल्लाह है, निदो आता है, बालाकोट आता है, कुंतासी आता है। अगर हम बात करेंगे एरिया की, तो इसका जो कुल एरिया था वो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर का एरिया था इसका, सिंधु घाटी सभ्यता का। और इसका जो सबसे पश्चिमी स्थल था, वेस्टर्न साइड जो था, वो सुतकांगडोर था। दास्क रिवर पाकिस्तान ईरान, और बॉर्डर जो था वो दास्क नदी पाकिस्तान ईरान के साथ हुआ करता था। इसका जो पूर्वी स्थल था उसका बॉर्डर किससे लगता था वो भी देखेंगे। तो इसका जो सबसे पूर्वी स्थल था वो था आलमगीरपुर, जो कि यूपी में है, और इसका बॉर्डर जो था वो हिंडन नदी से था। उसके आगे देखेंगे इसका जो उत्तरी स्थल था, सबसे ऊपरी का भाग जो था उसे हम कहते थे मांडा, जिसे हम यहाँ पे देख सकते हैं। अगर यहाँ पे देखें हम, ये थी हड़प्पा सभ्यता। तो यहाँ पे ये लोथल, मोहनजोदड़ो, तो इस तरह से ये दे रखी थी इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इस तरह से हम देखेंगे इसका जो उत्तरी स्थल था वो था जम्मू और कश्मीर की चेनाब नदी में, और इसका जो दक्षिणी स्थल था वो था दैमाबाद, जो कि प्रवरा नदी महाराष्ट्र द्वारा जुड़ा गया था। इसका जो आकार था वो भी हमने दिखाया था। इसका जो आकार था वो ट्राईएंगुलर या त्रिभुजाकार रूप में था।
सिंधु घाटी की जो सभ्यता उसका जो आकार था वो त्रिभुजाकार के रूप में था। उसके बाद देखेंगे इसकी सोशल लाइफ, सामाजिक विशेषताएं कैसी थीं। भारत में पहले नगरीकरण ये जो थी नगरीकरण, वो हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता था कि ये नगर था, सिटीज के रूप में था। हड़प्पा सभ्यता जो थी वो सिटीज के रूप में थी। उसके बाद हम पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता, जो कि ग्रामीण सभ्यता हुआ करता थी। इसके बाद समाज में समानता थी, और जो यहाँ के लोग थे उनमें जो मात्र सत्तात्मक समाज था। यहाँ पे परिवार की जो मुखिया हुआ करती थी वो माता जी होती थी। अगर हम देखेंगे इसकी आर्थिक विशेषताएं, व्यापार वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित था, मतलब कि वस्तुओं का आदान प्रदान हुआ करता था। उस टाइम पे सिक्के वगैरह नहीं चला करते थे। और इनका जो मुख्य व्यवसाय था वो कृषि था, गेहूँ और जौ यहाँ की 2 मुख्य फसलें हुआ करता थीं। उसके बाद देखेंगे इनका वाणिज्य। अच्छा, ये व्यापार भी करते थे मेसोपोटामिया या सुमेरिया, बहरीनाथ के साथ ये विदेशी व्यापार भी करते थे। ये आयात और निर्यात में कृषि उत्पादकों, कपास की वस्तुओं, लाल रंग के बर्तनों जो कि काले रंग में डिजाइन किए गए थे, इनका आदान प्रदान किया करते थे। कपास का उत्पादन सिंधु सभ्यता विश्व में कपास का उत्पादन करने वाली पहली सभ्यता थी, क्योंकि आज तक ना किसी भी सभ्यता में कपास का उत्पादन नहीं मिला था। इसलिए जो सभ्यता थी वो कपास का उत्पादन करने वाली सभ्यता थी। उसके बाद देखेंगे धार्मिक विशेषताएं। धार्मिक में भी ये लोग काफ़ी इन्होंने पूजा की। मंदिर भी यहाँ पे मिला था, हालांकि यहाँ पे कोई मंदिर का साक्ष्य नहीं मिला। टेम्पल वाज नॉट फाउंड, यहाँ पर कोई मंदिर नहीं मिला, लेकिन ये भगवान को मानते थे। मुख्य भगवान इनके हुआ करती थी वो मातृ देवी, मदर गॉडेस होती थी मातृ देवी, या शक्ति कहते हैं इन्हें। और जो उनके देवता हुआ करते थे वो थे पशुपति, जो कि पशु के रूप में दिखाए गए थे, जहाँ पे 4 एनिमल्स उनके चारों ओर बैठे थे। तो इस ऐसी आकृतियों से अंदाजा लगाता था कि ये महादेव की पूजा करते थे और प्रकृति की पूजा करते थे। और ये पशुओं की भी पूजा करते, जिसमें एक संगी गेंडा मिला था, बैल मिला था, कुवड़ वाला बैल मिला था। ये लोग वृक्षों की भी पूजा करते थे, जैसे पीपल था। ये लोग अग्नि की भी पूजा करते थे, हवन कुंड, जो कि कालीबंगा में पाया गया था। उसके बाद अगर इनकी सांस्कृतिक विशेषताएं देखें तो ये कल्चर भी इनका काफ़ी अच्छा था। ये पोट्री का काम करते थे, मिट्टी के बर्तन भी बनाना जानते थे, मोतियों का इस्तेमाल गहनों में होता था। और ये यहाँ पे बीड्स बनाने की फैक्ट्रियाँ भी पाई गई, जैसे कि कालीबंगा में पाई गई। तो इस तरह से स्कल्पचर मूर्तियाँ भी ये बनाया करते थे। सिंधु सभ्यता के पुरातात्विक प्रमाण भी मिले। हड़प्पा, जो कि सीमेंट्री कब्रिस्तान के रूप में था। किले के बाहर 6 बड़े अन्नागार भी थे यहाँ पे, और तामा निर्मित दर्पण मिले, वैनिटी बॉक्स वगैरह मिले हड़प्पा सभ्यता से। मोहनजोदड़ो से हमें क्या क्या चीज़ें मिली हैं। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल था वो था मोहनजोदड़ो। यहाँ पे एक नृत्य करती हुई लड़की की भी प्रतिमा मिली थी, वो कांसे की बनी हुई थी। और विशाल धान्यागार भी मिला था। और मोहनजोदड़ो से हमें सबसे बड़ी बात जो मिली थी वो थी विशाल स्नानागार। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि विशाल स्नानागार हमें कहाँ पे मिला था, तो वो मिला था मोहनजोदड़ो में, जो कि सभ्यता का सबसे बड़ा भवन था। इस सभ्यता का जो सबसे बड़ा भवन था वो कौन सा था, वो था स्नानागार। और इसकी लंबाई और चौड़ाई जो थी वो लगभग 11.88 लंबाई थी और चौड़ाई 7.08 मीटर थी, और उसकी गहराई 2.43 मीटर की थी। कालीबंगा से हमें चूड़ी कारखाना, श्रृंखलाओं की अग्नि वेदिकाएं, भावचित्र